नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और आज हम करने वाले हैं 2021 के 60 प्रश्नों की श्रृंखला को। तो मैं 18, 19, 20 के पेपर ऑलरेडी करा चुकी हूं और 15 नंबर की हिंदी भी मैं 2021 की करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप छठी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चैनल हिंदी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, NVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामर हिंदी की ग्रामर ही होती है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, ग्रामर कभी बदलती नहीं है। सिर्फ उसका हार्ड या फिर आप कह लीजिए हार्ड कह लीजिए या फिर कह लीजिए क्योंकि मतलब इजी हो सकता है लेवल, लेकिन ग्रामर वही रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91, वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। 1 सौहार्द, 2 विभीषिका, 3 शुश्रूषा, 4 शिष्ट। तो इसमें हमें बताना है कौन सा विकल्प जो है हमारा सही है, शुद्ध है। तो पहला ही विकल्प हमारा शुद्ध हो जाता है, सौहार्द बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। 1 अश्रु, 2 औदार्य, 3 कंप, 4 प्रलय। तो देखिए इसमें जो है औदार्य सात्विक अनुभाव में नहीं आता। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, जठर जरठ शब्द युगम का सही अर्थभेद बताइए। और हमारे विकल्प हैं 1 पेट बूढ़ा, 2 बूढ़ा पेट, 3 संसार लपट, 4 लपट संसार। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। जठर का अर्थ होता है पेट और जरठ का होता है बूढ़ा। आपने सुना होगा जठराग्नि। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। 1 अनुष्ठित, 2 अनुसंधायक, 3 अनुष्ठाता, 4 अनुसंधित्सु। इसमें से कौन सा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन 94 का जो तीसरा ऑप्शन है अनुष्ठाता, वो बिल्कुल सही हो जाता है। अनुष्ठान करने वाला कौन होता है, अनुष्ठाता। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, लहासा की ओर रचना किस विधा में लिखी गई है। 1 रेखाचित्र, 2 संस्मरण, 3 यात्रावृत्त या फिर 4 रिपोर्ताज। तो लहासा की ओर जो रचना है वो किस विधा में लिखी गई है, यात्रावृत्त विधा में लिखी गई है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है। 1 श्रृंगार काल की, 2 अलंकृत काल की, 3 रीति काल की या फिर 4 कला काल की। तो पंडित विश्वनाथ जी उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देते हैं। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। और हमारे विकल्प हैं क कंठय अघोष एवं अल्पप्राण है, ठ मूर्धन्य अघोष और महाप्राण व्यंजन है, प ओष्ठ अघोष एवं अल्पप्राण व्यंजन है, और चौथा है र लुंठित घोष एवं महाप्राण व्यंजन है। और इसमें हमें बताना है कौन सा असत्य है। तो देखिए जो र है वह लुंठित घोष महाप्राण व्यंजन है, यह असत्य है। चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के संबंध में है। 1 दादू दयाल, 2 रैदास, 3 कबीरदास या फिर 4 नानक देव। मसी कागद छुओ नहीं। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के विषय में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। और हमारे विकल्प हैं 1 मार्तंड दिनकर, 2 आदित्य अर्क,
3 सविता दिवाकर, 4 भास्कर अर्णव। तो देखिए इसमें जो चौथा विकल्प है भास्कर अर्णव, इसमें सूर्य का पर्यायवाची अर्णव नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है? 1 ग्रह अनुग्रह, 2 असीम ससीम, 3 अज्ञ अनभिज्ञ, 4 सचेत चेतन। तो हमें सही विलोम युग्म बताना है। ठीक है, तो इसमें असीम ससीम जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 101 देखिए, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? 1 पंडिताई, 2 चढ़ाई, 3 तरुणाई, 4 चतुराई। तो इसमें किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है हमें बताना है। तो देखिए चढ़ाई से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बनी है, तो ऑप्शन 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 देखिए, प्रेमाख्यान व काव्य के संबंध में असंगत कथन क्या है? 1 प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, 2 प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत रस है, 3 प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, या फिर 4 प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के होते हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरा विकल्प है प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत होता है, यह है बिल्कुल असंगत है, तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 103, किस मुहावरे में भावार्थ सही है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? और हमारे विकल्प हैं 1 अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना, जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, हाथ पांव मारना, अनुन्य विनय करना, दाल निगलना, वशना चलना। तो हमें सही बताना है। तो इसमें देखिए दाल न गलना वश न चलना, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्भव हैं? 1 स्वप्न लक्ष्य पहर, 2 कपूर ग्वाल हल्दी, 3 मुकुट शीर्ष पृष्ठ, 4 संध्या सिंह सौभाग्य। तो हमें ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें सभी शब्द जो हैं हमारे तत्भव हों। तो देखिए कपूर ग्वाल हल्दी ये सभी शब्द जो हैं तत्भव है, तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 देखिए, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? 1 धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, 2 महेश अध्यापक बन गया, 3 तुलसी जी ने रामायण लिखी, 4 वह तालाब में तैर रही है। तो इसमें हमें बताना है अकर्मक क्रिया का उदाहरण जो नहीं है। तो तुलसी जी ने रामायण लिखी यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 देखिए, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है? विकल्प है हमारे 1 कनुप्रिया, 2 आत्मजयी, 3 उत्तरजय, 4 एक पुरुष और। तो इसमें आत्मजयी जो है वो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? ठीक है, देखिए 1 3 में न 13 जो किसी गिनती में ना हो नगण्य, 2 लाठी टूटे न सांप मरे बिना किसी की हानि हुए स्वार्थ सिद्ध हो जाए, 3 नेकी कर और दरिया में डाल भलाई का बदला बुराई, और चौथा है आ बैल मुझे मार जानबूझ विपत्ति में पड़ना। तो देखिए हमें बताना है जो सही नहीं है, तो इसमें से 3 सही है लेकिन 1 सही नहीं है। तो नेकी कर दरिया में डाल ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या अर्थ बताया हुआ है भावार्थ भलाई का बदला बुराई, जबकि नेकी कर दरिया में डाल क्या है कि भलाई करनी चाहिए हमें और भूल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द
तत्सम है। और हमारे विकल्प हैं 1 क्षेत्र, मुक्ता, प्रण, 2 पूस, मौलश्री, नैन, 3 नीम, नारियल, धतूरा और 4 गेहे, जेठ, छहा। इसमें हमें बताना है तत्सम शब्द है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी तत्सम है। तो देखिए क्षेत्र, मुक्ता, पर्ण, ये सभी शब्द जो है तत्सम शैली में आते हैं। तो 108 का पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 है कि सुमेलित कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है चारण काल, ठीक है। चारण काल, ख आदिकाल, ग वीरगाथा, ग वीरकाल, 4 वीरगाथा काल। और जिसे सुमेलित करना है, पहले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 ग्रियर्सन, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 विश्वनाथ प्रसाद। तो नीचे हमें कूट दिया गया है कि किसने क्या नाम दिया है। तो चारण काल किसने कहा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो चारण काल किसने कहा था? चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। तो पहले का दूसरा ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, हम आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प 1 वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, 2 उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, 3 सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, 4 वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा। तो हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। 110 का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, यहाँ पे इन नहीं आएगा, इस आएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। 1 कवितावली, 2 वैराग्य संदीपनी, 3 रामाज्ञा प्रश्न, 4 पौरुष्य रामायण, ठीक है। तो इसमें जो पौरुष्य रामायण है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, 3 परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए, और 4 पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, ठीक है। तो 112 का जो विकल्प चौथा है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो चौथा ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 113 देखिए। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो देखिए ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 देखिए। अर्थभेद की दृष्टि से संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? और हमारे विकल्प हैं चीर, चिर, चीर, कपड़ा अधिक, नीरज, नीरद, कमल, बादल, मेधा, मेध, यज्ञ, बुद्धि, और चौथा है सर्व, शर्व, शिव, सब। तो देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, नीरज, नीरद, नीरज का मतलब कमल और नीरद का मतलब बादल। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 देखिए। किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव्य है? 1 च, छ, श, 2 च, ज, श, 3 ज, झ, स, और 4 च, झ, ह। तो जिसमें सभी ध्वनियाँ तालव्य है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन 2 विकल्प दूसरा जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? 1 अवसरवादिता के प्रति व्यंग, 2 जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता, 3 ब्रह्माचार के प्रति आक्रोश, या फिर 4 नगरीय संस्कृति के प्रति व्यंग।
तो देखिए उसमें कविता का मूल भाव जो है जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन है? सभी स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन है और हमारे विकल्प हैं 1 स श ह, 2 फ ब द, 3 ख क ग ट, 4 न ल र। तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके सभी विकल्प जो हैं स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन हों। तो ऑप्शन 3 कै गे टे जो है वो सभी स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन है। तो विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, पहले तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 महात्मा गांधी, 3 लाल बहादुर शास्त्री या फिर 4 मनोबा भावे। तो ये पंक्तियों के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, पहला ही विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है और हमारे विकल्प हैं 1 अवधेश कुमार, 2 सुमन राजे, 3 राजेंद्र किशोर, 4 विजय देव नारायण शाही। तो इसमें से जो विजय देव नारायण शाही है वो चौथे सप्तक के कवि नहीं है। विकल्प 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? 1 भट्टनायक, 2 भट्टलोलट, 3 अभिनवगुप्त, 4 शंकुक। तो किसकी जो है भट्टनायक जी की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है। पहला ही विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 121 प्रश्न संख्या देखिए, चंद ते लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात ते लजात चंद देखो मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? 1 दीपक, 2 विभावना, 3 उत्प्रेक्षा या फिर 4 वक्रोक्ति। तो देखिए इसमें विभावना अलंकार है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 122 देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 पुष्य, 2 सरेपाद, 3 कबीर या फिर 4 शालिभद्र सूरी। तो राहुल सांकृत्यायन जी सरेपाद को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है। 1 लोकगीत जनता का संगीत है, 2 लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, 3 वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है और 4 लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरा विकल्प है लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, यह एक असंगत कथन है। तो दूसरा विकल्प है जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? और हमारे विकल्प हैं 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 महादेवी वर्मा, 3 माखनलाल चतुर्वेदी या फिर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में कहा जा रहा है। चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 देखिए, 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? विकल्प है हमारे 1 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 नरेश मेहता या फिर 4 कुंवर नारायण। तो ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा जी की है। दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 126 देखिए, निम्नलिखित में माधुर्य गुण का उदाहरण है और हमारे विकल्प हैं हाँ जी, विकल्प देखिए, सिखा दो नाम मधु कुमारी,
मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चूने कटीरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। 2 वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। 3 कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखत संग्राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। और चौथा है विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद। शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। यहाँ किसका अनंत यौवन, अरे अस्थिर यौवन। तो 126 में जो माधुर्य गुण का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो 126 का ऑप्शन 3 है जो इसमें माधुर्य गुण का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127। हरिगीतिका छंद का लक्षण नहीं है और हमारे विकल्प हैं। 1 हरिगीतिका छंद प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 2 16 बारे पर यति होती है। 3 अंत में लघु गुरु मात्रा होती है। 4 यह मात्रिक विषम छंद है। हरिगीतिका छंद का जो लक्षण नहीं है हमें वो बताना है। तो देखिए यह मात्रिक विषम छंद है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128। जब प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? 1 रूपक, 2 उपमा, 3 दीपक या फिर 4 दृष्टांत। तो देखिए जिसमें प्रस्तुत अप्रस्तुत को एक धर्म कथन किया जाए तो उसमें दीपक अलंकार होगा। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं? 1 बेशक, 2 मृत्यु पर्यंत, 3 भला मानस भरसक। 1 बेशक मृत्यु पर्यंत, 2 भला मानस भरसक, 3 देशांतर हर रोज, 4 आप बीती प्रत्यागमन। तो इसमें हमें बताना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो पहले में जो है दोनों ही अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो पहला ही विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब है 130 सुमेलित कीजिए। 1 है श्रुति कटित्व दोष, ख क्लिष्टत्व दोष, 3 च्युत संस्कृति दोष, 4 ग्राम्यत्व दोष। और हमारे विकल्प हैं प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जावेगी पाश्वता, 2 कवि के कठिनतर कर की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या ने विषय उत्कृष्टता करती विचार उत्कृष्टता। और तीसरा है लचकती कैसी सुघर मन, हर रही है कमर, 4 अहि रिपुपति तिय सदन, है मुख तेरो रमणीय। ठीक है, नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए इसका पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 चाल, 2 पांडित्य, 3 पढ़ाई और 4 झुकाव। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं है हमें बताना है कौन सा है जो कृत प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो पांडित्य जो है कृत प्रत्यय नहीं है, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 1 मार्तंड, मात्र धन अंड, 2 जगन्नाथ जगत धननाथ, 3 निरुद्यम निर्धन उद्यम, 4 सन्मार्ग सतधन मार्ग। तो जिसमें सही विच्छेद नहीं हुआ है वो है मार्तंड मातृधन अंड, इसका उचित संधि विच्छेद नहीं हुआ है। पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है? 1 बनाम, 2 बखैर, 3 बदसतूर, 4 बपौती। तो इसमें हमें बताना है कि ब उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो देखिए बपौती में ब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन संख्या 134। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 1 अनुच्छेद 342,
2 अनुच्छेद 344, 3 अनुच्छेद 351 या फिर 4 अनुच्छेद 343। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो अनुच्छेद 343 के 43(1) में जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी कहा गया है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? 1 दोहा, 2 रोला, 3 उलाला, 4 वंशस्थ। तो 135 ऑप्शन 3 इसमें कौन सा है? उलाला है। तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? 1 परोपकारी परजीवी, 2 परदेश परतंत्र, 3 पराक्रम पराभूत, 4 परकीय पर साल। तो पर उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है हमें वो बताना है। तो देखिए पराक्रम और पराभूत इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग किया है। 1 धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर, 2 राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, 3 दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर, या फिर 4 सामाजिक शोषण पर। तो उन्होंने किस पर व्यंग्य किया है हमें बताना है। उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। विकल्प 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा या उपभाषा का संबंध पैशाची अपभ्रंश से है? और हमारे विकल्प हैं 1 पहाड़ी, 2 मराठी, 3 लहंदा, 4 उड़िया। तो पैशाची अपभ्रंश से जिसका संबंध है वह है लहंदा। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है? 1 मेवाती, 2 मालवी, 3 हाडौती और 4 है मगही। तो इसमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो मगही जो है वो राजस्थानी बोली नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद है? और हमारे विकल्प हैं 1 न्यून नी धन ऊन, 2 मतैक्य मत धन ऐक्य, 3 महोदार्य महा धन औदार्य, 4 एकक्य एक धन एक। तो इसमें हमें सही संधि विच्छेद जो है बताना है। तो देखिए 1 1 में 1 धन 1 यह बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 141, देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन है। 1 देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर को लिखी जाती है, 2 देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, 3 देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगता है, 4 देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का उत्तर भारतीय शैली में से विकसित है। तो देवनागरी के विषय में हमें असत्य कथन बताना है। तो देवनागरी की लिपि जो है वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, यह गलत है, असत्य कथन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 142, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? 1 ऋतुराज, 2 भवानी प्रसाद मिश्र, 3 कुंवर नारायण, 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए कठपुतली कविता के जो रचयिता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 143, निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? 1 गोविंदा, 2 शर्मिंदा, 3 बाशिंदा या फिर 4 परिंदा। तो देखिए गोविंदा में इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 144 देखिए, व्याभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? विकल्प 1 यह संचरणशील मनोविकार है, 2 यह सताई भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, 3 स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है, 4 ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। हमें बताना है असंगत कथन कौन सा है। तो ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं, यह असंगत कथन है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 145 देखिए, वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? 1 कर्मधारय समास, 2 अव्ययीभाव समास, 3 बहुव्रीहि समास या फिर 4 तत्पुरुष समास। तो देखिए वज्राहत में तत्पुरुष समास का उदाहरण है ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146, कैदी और कोकिला कविता की रचयिता हैं कौन है? 1 माखनलाल चतुर्वेदी, 2 रामधारी सिंह दिनकर, 3 सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कैदी और कोकिला की जो कविता है रचयिता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 147 देखिए, बन बितान रवि शशि दियो फलबख सलिल प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अभनय कछु प्रवाह। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? 1 श्रृंगार, 2 हास्य, 3 शांत, 4 करुण। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस का ये उदाहरण है। इन पंक्तियों में शांत रस को बताया गया है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है और हमारे विकल्प हैं 1 कहानी यह भी, 2 उसने कहा था, 3 मेरे बचपन के दिन, 4 लाख की चूड़ियाँ। तो देखिए इसमें मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149, पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? विकल्प है हमारे 1 मागधी, 2 अर्धमागधी, 3 शौरसैनी, 4 पैशाची। तो पूर्वी हिंदी का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। दूसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, सुमेलित कीजिए और हमारे विकल्प हैं 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 4 विश्वनाथ प्रसाद। और पुस्तकों के नाम हैं 1 हिंदी साहित्य का अतीत, 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 3 हिंदी साहित्य की भूमिका और 4 हिंदी साहित्य का इतिहास। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसका जो है पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थी आज के 2021 टीजीटी का पेपर एचटेट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे और आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल बटन ऑन करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।